हम लोग का जो टॉपिक है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रियों का निष्पादन अंडर सेक्शन 36 से 74 ऑर्डर 21 सीपीसी। जो सीपीसी में जजमेंट होता है वो डिक्री के फॉर्म में होता है। इसके जजमेंट में सीपीसी के जजमेंट में और क्रिमिनल जजमेंट में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। जब क्रिमिनल ट्रायल वाले जो जज होते हैं अपना जजमेंट देते हैं तो वो या तो एक्विटल देंगे या तो कन्विक्शन देंगे, और जो भी वो एक्विटल कन्विक्शन देते हैं इसके बाद उनका काम हो जाता है ख़त्म। और अगर एक्यूज पर्सन को एक्विटल कर दिया गया तो जिसको बोलते हैं बाइज्जत बरी, तो वो फ्री कर दिया जाता है। सारे जितने भी उसके ऊपर चार्जेस हैं सबसे फ्री कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कस्टडी होती है उसके ऊपर जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी, सबसे फ्री कर दिया जाता है। अगर वो कन्विक्शन हो जाता है तो जिस तरह का उसको सजा दिया जाता है, कारावास है तो जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सिविल ट्रायल का अलग, सिविल ट्रायल में जब जजमेंट होता है तो वो डिक्री के फॉर्म में होता है। तो वहाँ पर ये 3 ऑप्शन होते हैं। क्रिमिनल में 2 ऑप्शन है, एक्विटल और कन्विक्शन, बट जो सिविल ट्रायल है इसमें 3 प्रकार का ऑप्शन होता है। पहला होता है कि जो प्लेंटिफ है जिसने सूट को लाया था उसने अपने सारे जितने भी वो उसने अपने एलिगेशन लगाए थे प्लेंट में वो सबको सब साबित कर दिया। जितने सिविल ट्रायल के जज साहब ने जो भी इश्यूज बनाए थे सारे इश्यूज को उसने प्रूव्ड कर दिया। जैसा कि हम लोग बीएसए में पढ़ते हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। दूसरा है कि वो नहीं प्रूफ कर पाया, बल्कि जो डिफेंडेंट था, प्रतिवादी था, उसने अपने डब्ल्यूएस में जो अलग से उसने एडिशनल स्टेटमेंट दिया था कि मुझे अलग से कुछ कहना है, उस अलग वाली बात को उसने प्रूफ कर दिया। तीसरा होता है कि कोई भी अपने मामले को प्रूफ नहीं कर पाया। तो अगर प्लेंटिफ अपने मामले को प्रूफ करता है तो प्लेंटिफ हो जाता है डिक्री होल्डर। डिफेंडेंट अपने मामले को प्रूफ करता है तो डिफेंडेंट हो जाता है डिक्री होल्डर। और कोई भी नहीं प्रूफ हो पाता तो कोई डिक्री नहीं बनती है, बल्कि मामले को खारिज कर दिया जाता है, जिसको हमने आप लोग को बताया था डिसमिस एंड डिफॉल्ट। डिसमिस एंड डिफॉल्ट। अब जो डिक्री होल्डर बन जाता है यानी मुकदमा जीत जाता है, तो ऐसा नहीं कि तुरंत उसको वो धनराशि या वो वस्तु मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्रिमिनल में तुरंत हिसाब किताब हो जाता है, सिविल में ऐसा कुछ नहीं होता। सिविल में क्या होता है कि जब, अब देखिए जरा ध्यान से समझिए, सिविल में सिविल ट्रायल, अगर कोई सिविल ट्रायल है, ये इसका जजमेंट हुआ और 2 चीजें बनाई गई। एक पक्षकार को बनाया गया डिक्री होल्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञप्तिधारी। आज्ञप्ति, डिक्री की हिंदी होती आज्ञप्ति धारी। और दूसरे को बनाया जाएगा जजमेंट डेटर। इसको बोलते हैं निर्णित ऋणी। निर्णित ऋणी, ये 2 लोग बन गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मुकदमा हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं जजमेंट डेटर निर्णित ऋणी, उसको तुरंत कुछ देना है ना नहीं रहता है। इसको तुरंत जो है डिक्री होल्डर को कुछ देना है ना नहीं रहता है, बल्कि इसके लिए टाइम फिक्स किया गया 30 डेज। 30 डेज, 30 दिन का समय फिक्स किया गया है कि 30 दिन के अंदर जो जजमेंट डेटर है वो डिक्री होल्डर को वो धनराशि, वो वस्तु दे दे जिसको देने के लिए सिविल ट्रायल में डायरेक्शन दिया गया। 30 डेज क्यों दिया गया? क्योंकि जो सिविल केस होता है सेक्शन 9 में बोलता है पद संबंधी, धन संबंधी। अब मान लीजिए किराएदार है, मकान मालिक के मकान में रह रहा है और मकान मालिक उससे खाली करने के लिए कह रहा है, वो नहीं खाली कर रहा है, मकान मालिक ने उसको बेदखली करने के लिए सिविल सूट फाइल कर दी और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि किराएदार के मकान को खाली कर दे। आज मान लीजिए 7 मई है, आज 7 मई को डिसीजन हुआ कि किराएदार मकान को खाली कर दे। तो क्या संभव है कि 7 तारीख को खाली हो जाए? उसके बच्चे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, वो कहीं नौकरी कर रहा है, किराए पे रह रहा है, अगला मकान उसको ढूंढना पड़ेगा।
यानी ढेर सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज है, अब इसको करना है। तो इसको बोला गया कि आपको 30 दिन का समय दिया जा रहा है। 30 दिन के भीतर आप मकान मालिक का मकान खाली कर दो और डिक्री जो होगी वो कंप्लायंस हो जाएगी, डिक्री का निष्पादन मान लिया जाएगा। इसीलिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है। अब देखिए 30 डेज के टाइम में जो जजमेंट डेटर है, निर्णित ऋणी है, इसके पास दो विकल्प है। देखो इसके पास दो विकल्प है। पहला तो ये है कि जो सिविल ट्रायल वाला जजमेंट आया है उसके अगेंस्ट अपील कर दे। अपील, और अपील कहाँ करेगा? अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट में जो अपील करने की लिमिटेशन बताया गया है, समय सीमा वो भी 30 डेज, 30 दिन के भीतर वो अपील कर सकता है। और अगर अपीली न्यायालय ने अपील को एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो ध्यान रखिएगा ये डिक्री होल्डर को अब कुछ उसे देना नहीं पड़ेगा। अगर अपीलेट कोर्ट ने, अपीली न्यायालय ने निर्णित ऋणी के अपील को एक्सेप्ट कर लिया, तब वो हो जाता है पेंडेंसी, अब हो जाता है वो लंबित। जब तक अब अपीली न्यायालय कोई निर्णय नहीं देगा तब तक के लिए जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी बच जाएगा डिक्री होल्डर को कुछ देने से। लेकिन अगर अपील एडमिट नहीं हुई तब ये ध्यान रखिएगा आपको डिक्री होल्डर को वो चीज देना पड़ेगा जिसके लिए सिविल ट्रायल वाले जज ने डायरेक्शन दिया था। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि वो 30 डेज के अंदर वो कोई मुकदमा नहीं करता है, बल्कि 30 डेज के अंदर वो क्या करता है, डिक्री होल्डर को दे देता है वो धनराशि या वस्तु जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था, वो भी मान लिया जाएगा डिक्री का निष्पादन हो गया। ठीक है, लेकिन 30 डेज बीत गया, 30 दिन बीत गया, और 30 दिन के भीतर न तो उसकी अपील एडमिट हुई है अपीली न्यायालय में, और न उसने 30 दिन के भीतर आज्ञप्तिधारी डिक्री होल्डर को वो वस्तु या धन दिया, तब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट होता है। एग्जीक्यूशन है क्या? कंटेम्प्ट। जैसे हम लोग क्रिमिनल केस में पढ़ते हैं कंटेम्प्ट, वैसे डिक्री का न मानना वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर सिविल मामले में इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन, निष्पादन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। देखिए पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बोलिएगा डिक्री, डिग्री मत बोलिएगा। डिग्री होती है जो आपने एलएलबी किया, एलएलएम किया, क्लास 12th किया, उसमें डिग्री मिलती है। लेकिन यहाँ पे बोलोगे डिक्री, हिंदी में लिख दे रहा है डिक्री, का शब्द है, ग मत बोलिएगा। और इसी को हिंदी में कहते हैं आज्ञप्ति। आज्ञप्ति। तो ये कहा गया है कि अगर 30 दिन का समय बीत जाता है, 30 दिन के बीतने के बाद जो जजमेंट डेटर है वो कुछ नहीं करता, न तो पैसे देता है, न वस्तु देता है, न अपीलेट कोर्ट में उसकी अपील फाइल होती है, तब स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन, डिक्रियों का निष्पादन। तब स्टार्ट होता है डिक्री का निष्पादन। अब ये डिक्री का जो निष्पादन है, इसके लिए कौन क्या नाम है, डिक्री का निष्पादन करा सकता है? कौन करा सकता है? तो लगता तो है कि डिक्री होल्डर ही करा सकता है। लगता तो है कि डिक्री होल्डर ही करा सकता है, लेकिन डिक्री का निष्पादन कौन कौन करा सकता है? ओजस, डिक्री का निष्पादन कौन करा सकता है? नीलू, डिग्री होल्डर भी करा सकता है और उसके लीगल है। कितने लोग टोटल करा सकते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स? 3 लोग। 2 कहाँ से आएंगे? महोबा से पकड़ के आएंगे 2, टोटल 5 लोग। 5 लोगों को अधिकार दिया गया है डिक्री का निष्पादन कराने के लिए। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, कौन डिक्री का निष्पादन करा सकेगा?
तो लिखिएगा 5। नंबर 1 डिक्रीधारी, नंबर 2 डिक्री होल्डर, डिक्रीधारी की मृत्यु होने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी। नंबर 3 यदि डिक्री ज्वाइंट है, संयुक्त है, तो कोई भी डिक्रीधारी नंबर 4 यदि डिक्री किसी को ट्रांसफर कर दी गई है, तो ट्रांसफरी अंतरिती, अंतरिती ऑर्डर 20 रूल 16, ऑर्डर 20 रूल 16 में यह प्रोविजन दिया गया है। नंबर 5 डिक्री के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, डिक्री के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति, ये 5 में से जिसके भी हम वो डिक्री का एग्जीक्यूशन करा सकता है। चलो अब आता है कौन से सेक्शन? क्या चीज, ऑर्डर 21, ऑर्डर 21। अब आता है किसके अगेंस्ट हम लोग डिक्री करा सकते हैं। मुरारी बताओ किसके अगेंस्ट डिक्री का निष्पादन कराया जा सकता है। बताओ नहीं सर, जल्दी सब ग्रुप से हटाए जाओगे, पढ़ते लिखते नहीं आप लोग। हम डिक्री का एग्जीक्यूशन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं। सॉरी सर, क्यों नहीं पढ़ते हैं, उसको पढ़ोगे तब होगा ना। श्वेता बताइए किसके अगेंस्ट डिक्री का निष्पादन होगा। मुजफ्फरपुर श्वेता, सर नहीं याद है। क्यों नहीं पढ़ती है। प्रभात, प्रियंका सिंह, यस सर। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। हम डिक्री का एग्जीक्यूशन किसके अगेंस्ट करा सकते हैं। सर निर्णय दिल्ली के अगेंस्ट करा सकते हैं। ये तो कोई किसी से पूछेगा बता देगा। तो लॉ के स्टूडेंट से क्या मतलब रह गया फिर। दीपमाला, सर जी सर। बोलिए बताइए आंसर दीजिए। डिग्री जाता है उसी के डिस्कशन कराते हैं सर। दीक्षा, जजमेंट लेटर के अगेंस्ट और उसके जो लीगल एयर्स हैं उसके अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में कितना आएगा, प्री में क्वेश्चन होगा 2। अगर प्री के एग्जाम में आता है कि डिक्री का निष्पादन कितने लोगों के विरुद्ध कराया जा सकता है, तो टिक लगाओगे 2। अब 2 का नाम क्या है। पहला तो सबको मालूम है, जजमेंट डेटर, डेटर डेटर जिसको हम लोग बोलते हैं निर्णित ऋणी, निर्णित ऋणी, ये तो आप बोलोगे ही बोलोगे। दूसरा आता है इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो उसके विधिक प्रतिनिधि हैं। ये कब, जब जजमेंट डेटर जीवित नहीं है, जब वह जीवित नहीं है, जब वह जीवित नहीं है। देखो जब तक वो जीवित है तब तो जजमेंट डेटर बनाया जाएगा, लेकिन जैसे अगर वो उसके मृत्यु हो गई या मान लो वो पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो उसकी संपत्ति पर अधिकार रखेंगे, उनको हम पार्टी बनाएंगे अगेंस्ट में। ठीक है, ओजा जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है ना, बिहार एपीओ निकालना है सब लोगों को। ये सब जो आज पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें आप लोगों को सीपी से अगर इसको ठीक से पढ़ लोगे, तो अगर 20 क्वेश्चन सीपी से आता है, 25 आता है, कोई भी आपका छूटेगा नहीं।
और सीपीसी ही सिलेक्शन कराएगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जो होने वाले बच्चे हैं उनको बीएनएस बीएनडब्ल्यूएस उन्होंने पढ़ रखा है। सीपीसी को थोड़ा सा आप लोग तेजी कर लो, तो इससे क्या होगा कि आपका क्या नाम है, सीपीसी निकल जाएगा। अब आता है आवेदन की कहाँ पर किया जा सकता है, कितने जगह हम एप्लीकेशन दे सकते हैं एग्जीक्यूशन का। आवेदन कहाँ दिया जाएगा, यानी हमें अपने डिग्री का एग्जीक्यूशन कराना है तो हम एप्लीकेशन कहाँ दे सकते हैं। कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, न्यायालय। अर्चना कुमारी कैमरा ऑन रखिए। दीपक रानी, डिक्री का निष्पादन कहाँ कराया जा सकता है। बस कितने पे टिक लगाओगे, यहाँ पे आ गया। अगर आ गया डिक्री का निष्पादन कितने जगह किया जा सकता है, 1 2 3 4, तो किस पे टिक लगाओगे। 3 पे, 3 पे, 3 पे। अच्छा 3 का नाम नोट करो। नंबर 1 लिखे, डिक्री का निष्पादन कराने वाला न्यायालय। डिक्री का निष्पादन कराने वाला न्यायालय, दैट इज द सेम कोर्ट, सेम कोर्ट। नंबर 2, यदि यदि हाई कोर्ट ने किसी न्यायालय को किसी जिले के सभी डिक्रियों के निष्पादन के लिए अधिकृत कर दिया है, ऑर्डर 20 रूल 10, तो वहां पे हम आवेदन करेंगे, तब हम सेम कोर्ट में नहीं जाएंगे। नंबर 3, अपॉइंटेड अथॉरिटी, नियुक्त प्राधिकारी, अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने, तीसरा है नियुक्त प्राधिकारी, अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी प्राधिकारी को नियुक्त कर दिया है तो वहां पर हम लोग जाएंगे डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए। रूल और ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 21 रूल 10। अब ये देखो, जो डिक्री है इसका निष्पादन हम कितने दिनों के भीतर करा सकते हैं। लिमिटेशन, हेडिंग डालिए पर सीमा, लिमिटेशन। अगर हम डिक्री होल्डर हैं तो अपने डिक्री को हम कितने दिनों के भीतर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नंबर 1, अगर हमको डिक्री मिली है मैंडेटरी इंजेक्शन की, अगर हम डिक्री होल्डर है किस चीज के, मैंडेटरी इंजेक्शन के, हिंदी में लिखिए इंजेक्शन के, जिसको हिंदी में कहते हैं आज्ञापक व्यादेश का। यदि हमें डिक्री मिली है मैंडेटरी इंजेक्शन के आज्ञापक व्यादेश की, तब 3 वर्ष के भीतर अपने डिक्री को एक्सक्यूट करा सकते हैं। हमको 3 वर्ष का समय दिया गया है कि 3 वर्ष के भीतर हम अपने डिक्री को एक्सक्यूट करा सकते हैं। नंबर 2, अन्य मामलों में अन्य मामलों मतलब मैंडेटरी इंजेक्शन को छोड़कर अन्य मामलों में डिक्री के निष्पादन की समय सीमा 12 वर्ष निर्धारित की गई है। अब हमको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए
हम कब एथराइज्ड हैं? 30 दिन बीतने के बाद। डिक्री का एग्जीक्यूशन कराने के लिए कोई डिक्री होल्डर कब एथराइज्ड है? जब डिक्री पारित होने के 30 दिन बीत जाए। पहला चीज, 30 दिन के पहले अगर आप करोगे तो उसको बोलेंगे प्री मेच्योर, अपरिपक्व, और वो खारिज कर दी जाएगी। जब 30 दिन बीत जाए और 30 दिन के भीतर जजमेंट डेटर ने आपको वो धनराशि या वस्तु नहीं दिया है, तब नंबर एक चीज, तब उसको बोलते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब वाद लाने का कारण क्या हो गया है? शुरू हो गया है। कौन सा वाद लाने का? एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री लाने के लिए। तो सबसे पहले 30 दिन याद रखना। फिर हम कहाँ पे लाएंगे? तो लाने के लिए अभी हमने आपको बताया कहाँ कहाँ हम ला सकते हैं। सेम कोर्ट में ला सकते हैं, या अगर हाई कोर्ट ने किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी जज को इसके लिए अथराइज कर दिया है, या डिस्ट्रिक्ट जज ने किसी अथॉरिटी को अथराइज कर रखा है, तो हम उनके सामने डिक्री का एग्जीक्यूशन का एप्लीकेशन लाएंगे। जब हम एप्लीकेशन लाते हैं, अब ध्यान से देखिए, कि एग्जीक्यूशन हमने एप्लीकेशन लाके दिया कोर्ट में, तो कोर्ट को हम ये बोलते हैं कि देखिए इस तारीख को मुझे डिक्री होल्डर बनाया गया था और 30 दिन का समय बीत गया है और जजमेंट डेटर ने अभी तक मेरे धनराशि को, मेरे वस्तु को नहीं वापस किया है, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं कि आप जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करिए। तो जैसे वो एप्लीकेशन हम देते हैं एग्जीक्यूशन की, तो जो एग्जीक्यूशन वाली कोर्ट होती है, अब हम लोग बोलेंगे निष्पादन वाला न्यायालय। तो निष्पादन वाला न्यायालय सबसे पहले क्या करता है? सम्मन इशू करता है। सम्मन किसके अगेंस्ट? जजमेंट डेटर के अगेंस्ट, कि आप मेरे समक्ष इस तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित हो, सबसे पहले। अब जब सम्मन जारी होता है तो जो निर्णित ऋणी है वो 3 काम करेगा। 3 काम करेगा। नंबर 1, निर्धारित समय के भीतर कोर्ट में हाजिर हो जाता है और जो निर्णित ऋण है वो धनराशि, वो वस्तु जमा कर देता है, बड़ा ईमानदारी से। यानी वो क्या करता है कि जो न्यायालय के सामने समय सीमा के भीतर आ जाता है और जो जो उसको निर्देशित किया गया था ओरिजिनल कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, कि आपको ये धनराशि दीजिए, वो वस्तु दीजिए, वो क्या करता है? उसको पूरा कर देता है। ठीक, एग्जीक्यूशन कोर्ट के सामने निर्णित ऋणी आया और जो ट्रायल कोर्ट ने उसको निर्देश दिया था उसको उसने पूरा कर दिया। तो ये कहा जाता है अब यहीं पर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, खत्म। अब आगे कोई भी प्रोसेस को एडॉप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा, आया तो कोर्ट में, लेकिन लगा रोने गाने, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा घर बिक गया, मुकदमा लड़ते लड़ते मैं एकदम कंगाल हो गया, लगा तरह तरह की कोर्ट में बात कहने लगे। तो कोर्ट क्या करेगी? उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देगी। इंसॉल्वेंट, दिवालिया। कितने रुपए का दिवालिया? जितना निर्णित ऋण है, जितना निर्णित ऋण है, और जितने दिन आप दिवालिया के दायित्व से मुक्त नहीं लेते उतने दिन ब्याज बढ़ता रहेगा। मान लीजिए आज कोर्ट ने आपको 20,000 रुपया का दिवालिया बनाया, तो जब तक आप 20,000 रुपया प्लस ब्याज, इंटरेस्ट, अगर आप 10 दिन के बाद भी 10 दिन के बाद ही पैसा देते हो, 10 दिन का 20,000 रुपए में इंटरेस्ट लिया जाएगा। और इंटरेस्ट क्या होगा? आरबीआई का जो रेट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरेस्ट का रेट होता है रिकवरी का, वो आपसे वसूला जाएगा। जिस दिन आप ये पैसा दे दोगे, मान लीजिए आप 1 महीने बाद ला के जमा कर देते हो, तो 20,000 रुपया वो हो गया, और जो ब्याज है मान लीजिए 600 रुपया ब्याज हो गया, 20,600 रुपया आप जमा कर दीजिए।
आप दिवालिया के दायित्व से मुक्त हो गए। और नहीं जमा करोगे तो तब तक आप दिवालिया बने रहोगे जब तक कि आप पैसे नहीं दे सकते। किसी भी वैध स्रोत से, लीगल प्रोसेस से आपके पास पैसा आया, सपोज करिए, क्या हम दिवालिया को दान कर सकते हैं? दिवालिया व्यक्ति को हम दान कर सकते हैं? ये मना है? दान कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस दिवालिया व्यक्ति को जो है, नहीं सर, क्या पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ते पढ़ते नहीं हो, बस केवल हर, जैसे होता है ना कि सत्यनारायण की कथा सुनते हो, फिर कहीं कथा हो रही, फिर वहां चले गए दूसरी बार भी, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं। ध्यान रखिएगा। तो ये हम दिवालिया को दान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने दिवालिया को अपना मकान दान कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, उस मकान को में से उससे 20,000 रुपया तुरंत मांगा जाएगा। दीजिए नहीं तो आपके मकान को नीलाम कर दिया जाएगा। किसी ने दिवालिया को 50,000 रुपया दान किया तो 20,000 प्लस ब्याज उससे छीन लिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा नंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। क्या है? सम्मन गया, आया ही नहीं। सम्मन गया और जो निर्धारित तिथि बोली गई थी, इस तिथि के भीतर आप न्यायालय में उपस्थित हो, आया ही नहीं, एब्सेंट, आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तब एग्जीक्यूशन का तेजी से कंप्लायंस शुरू हो जाएगा। तेजी से अब यही कंप्लायंस होगा। अब उस निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके लाने के लिए सिविल आदेशिका जारी की जाएगी। वही एग्जीक्यूशन की कोर्ट क्या करेगी, अब उसको सिविल पुलिस को, यहीं से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सिविल पुलिस यानी थाने वाली पुलिस, उसको निर्देशित करेगी कि आपके थाने के जुरिस्डिक्शंस में एक व्यक्ति है जो अब्सेंट हो गया, न्यायालय के बुलाने के बाद भी आया नहीं, आप इसको गिरफ्तार करके ले आइए। ठीक है, BW NBW जो आप लोग को सब इसके अगेंस्ट चलाया जाएगा, सब इसके अगेंस्ट चलाया जाएगा। अब अगर ये किसी भी स्टेजेस पे पकड़ में आया, यानी अरेस्ट हुआ, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, सिविल पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करके इसको लाया जाएगा, तो इसको अब रखा जाएगा कहां पे? सिविल कारागार में। सिविल कारागार, सिविल कारागार। देखो, जो सिविल कारागार होता है ये तहसीलों में बना रहता है। आप लोग जहां भी रहते हो, जहां पे तहसीलदार बैठते, SDM बैठते हैं, जो तहसीलों का मुख्यालय होता है, वहां पे सिविल कारागार बना रहता है। सिविल कारागार में उन व्यक्तियों को रखा जाता है जिनके ऊपर रेवेन्यू रहती है, राजस्व का बकाया रहता है। जिनके ऊपर राजस्व का बकाया रहता है, बिजली का बकाया, पानी का बकाया, हाउस टैक्स का बकाया, उनको सिविल कारागार में रखा जाता है। तो जो डिक्री का अमाउंट है वो भी रेवेन्यू में माना जाता है। जो डिक्री की धनराशि है, क्योंकि वो न्यायालय के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी रेवेन्यू का एक पार्ट माना जाता है। तो उस व्यक्ति को, जिसको देखो अरेस्ट किया गया, उसको लाके यह सिविल कारागार में बंद कर दिया जाएगा। जो क्रिमिनल लॉ में कारावास होता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जेल बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल, जिला कारागार, वहां पे, या सेंट्रल जेल, वहां पे कैदियों को क्या किया जाता है? बैरक में रखा जाता है, उनको खाना भी दिया जाता है, कपड़े भी दिया जाता है, उनको बैरक में रखा जाता है, और न्यायालय के आदेशानुसार उनसे लेबर का काम भी कराया जाता है, नहीं तो नहीं कराया जाता। लेकिन सिविल कारागार में न तो भोजन आपको दिया जाएगा, न तो कपड़े दिए जाएंगे, कुछ नहीं दिया जाएगा। ये आपके परिवार की जिम्मेदारी है, आपके परिचितों की जिम्मेदारी है कि आपको अगर कुछ ला के दे देते हैं, या कोई NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ट्रस्ट है, वो ला के दे दे तो बात अलग है। लेकिन सरकार की ओर से आपको कोई व्यवस्था वगैरह नहीं दी जाएगी, और ये ओपन रहता है, बस एक जाली नुमा। कभी जाके तहसीलों में देख लीजिएगा, आप में से किसी ने देखा है? जो लोग कोर्ट जाते हो, सिविल कारागार देखा कि नहीं देखा? यस सर। तो उसमें रख दिया जाएगा, रख दिया जाएगा।
अब ये कितने दिनों तक रहेगा, नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा जिन लोगों ने। अगर डिक्री का अमाउंट 5,000 रुपए तक है, अगर डिक्री का अमाउंट 5,000 रुपए तक है तो उसे 6 वीक, 6 सप्ताह के लिए। अगर डिक्री की धनराशि जो है वो 5,000 तक है तो उसको जो है 6 वीक, 6 सप्ताह के लिए सिविल कारागार में रखा जाएगा। अगर डिक्री का अमाउंट एबव 5,000 है, एबव 5,000 कुछ भी है, 10,000 20,000 कुछ भी है, तो ये कहा गया 3 मंथ्स, वो सिविल कारागार में रखा जाएगा। मान लीजिए वो 6 वीक तक रहा और 6 हफ्ते के पहले पहले किसी भी समय वो उसका परिचित या उसका कोई स्वयंसेवी संगठन, कोई भी व्यक्ति वो डिक्री के अमाउंट लाके कोर्ट में जमा कर देता है तो इसको 6 सप्ताह के पहले भी छोड़ दिया जाएगा। दूसरा है, अगर इसको जो अरेस्ट किया गया है इसके अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील कर दी गई है कि गलत अरेस्ट किया गया, गलत डिक्री बनी है, और हायर कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने क्या किया है, इसके अरेस्ट को गलत ठहरा दिया, तो तुरंत छोड़ दिया जाएगा, तुरंत छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो 2 दिन बंद था, चाहे 4 दिन बंद था, चाहे जितने दिन बंद था। लेकिन अगर न तो इसका पैसा चुकता हुआ, न बड़ी न्यायालय ने इसको छोड़ने का कोई आदेश दिया, तब ये 6 सप्ताह तक बंद रहेगा, 6 सप्ताह के बाद छोड़ दिया जाएगा। तो जो 6 सप्ताह के बाद छोड़ दिया जाएगा वो रेवेन्यू का क्या होगा? ये जो 5,000 रुपया तक का उसको देना था वो तो दिया नहीं, तो उसकी वसूली कैसे होगी? और 6 सप्ताह के बाद सिविल कारागार के जो भी प्राधिकारी हैं इसको रख नहीं सकते, तो ये 5,000 रुपया का क्या होगा? क्या वो 6 सप्ताह में मर्ज हो जाएगा या इसके बाद भी 5,000 रुपया उससे वसूला जाएगा? ये जुडिशियल के इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तो बिहार में एपीओ भी आ गया, एपीओ में भी पूछा जाएगा। आप में से कोई बता सकता है? वसूला जाएगा पैसा, उतने रुपए का दिवालिया। 6 सप्ताह के बाद जब छोड़े जाओगे तो 6 सप्ताह के बाद 5,000 रुपए के दिवालिया, इंसॉल्वेंट। आप जैसे ही जहां भी व्यय स्रोत से पैसा ऐसा पाइए, आप लाके 5,000 रुपया देंगे, क्योंकि ये ड्यू है आपके ऊपर, ये रेवेन्यू बकाया है। जैसे आप लोग बताइए, हम आप लोग से कई बार पूछे हैं, जब अभी 3-4 साल पहले कोविड का दौर चल रहा था, कोरोना आया हुआ था हम लोग के इंडिया में, तो सरकार ने कोई रेवेन्यू छोड़ी? बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, जो बच्चे पढ़ते थे स्कूल कॉलेजेस में वहाँ की फीस, कुछ छोड़ा गया? क्यों नहीं छोड़ा गया? रेवेन्यू को छोड़ने का रिकॉर्ड क्यों? सरकार चाहे तो माफ कर सकती है और किसी को कोई अधिकार नहीं, कोर्ट भी निर्देश नहीं दे सकती, क्योंकि कोर्ट का कहना है ये पॉलिसी मैटर होता है। अगर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगी सरकार के पास तो सरकार संचित निधि, जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जिसे अरबों रुपए से ज्यादा सैलरी बढ़ती है, वो कहां से लाएगी सरकार? इसीलिए जो है कोर्ट कभी भी रेवेन्यू के मैटर पर इंटरफेरेंस नहीं करती। वो बोलती है देखिए ये जो है राजस्व जो सरकार वसूलती है, ठीक है, राज्य सरकार भी वसूलती है और केंद्र सरकार भी वसूलती है। केंद्र सरकार जितने उसके संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदाधिकारी है सबको वेतन देती है। कहां से? संचित निधि से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे मंत्रीगण, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जितने आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी हैं, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, अरे पूछो मत, इतनी सैलरी बढ़ती है। तो स्रोत क्या है? यही सब स्रोत है, कर लगाना, रेवेन्यू का वसूली करना, ये सब यही स्रोत होता है। तो ये ध्यान रखिएगा 6 सप्ताह के बाद अगर वो छोड़ा जाएगा तो छोड़ने के बाद वो 5,000 से मुक्ति नहीं मिलेगी। 6 सप्ताह तो इसलिए आपको कस्टडी में रखा गया था कि आप न्यायालय का आदेश नहीं माने। न्यायालय ने आपको सम्मन भेजा था कि आपको निर्णय घोषित किया गया है, आप आइए और बताइए कि क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं।
तो आपने क्या किया, भाग गए, आप आए ही नहीं। तो जो आप भागे थे उसको पेनलाइज करने के लिए हमने आपको क्या किया, 6 वीक के लिए कस्टडी में रख दिया। उसके लिए रखा गया है, न कि 5,000 के चुकता के लिए रखा गया है। ये 5,000 का ड्यूज तो आपके ऊपर अभी पड़ा ही पड़ा है। तो ये 5,000 अगर आप दे देते हो 6 सप्ताह के बाद भी, तो भी आपको फ्री कर दिया जाएगा, तब आपको दिवालिया नहीं घोषित किया जाएगा। या 6 सप्ताह के अंदर जिस दिन आप अरेस्ट हुए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, कभी भी रेवेन्यू जमा कर दो 5,000 रुपीज प्लस इंटरेस्ट। आप जमा कर दो, आपके परिवार का जमा कर दो, कोई एनजीओ जमा कर दे, आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम 6 वीक तो कस्टडी में रह लिए और हम जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, अरे क्या नाम है, डिग्री का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये गलती मत करना कभी भी बताने में इंटरव्यू, ये आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो जो रेवेन्यू होती है वो सरकार कभी आपसे छोड़ती नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, डिक्रियों का निष्पादन। यानी कि अगर आप कोर्ट की शरण में चले गए और कोर्ट में आपने सिविल सूट फाइल कर दिया, सिविल ट्रायल चलने लगा, सिविल ट्रायल में आप डिक्री होल्डर बन गए, और डिक्री होल्डर बनने के बाद अगर जो विपक्षी है, जजमेंट डेटर है, उसने अपीलेट कोर्ट में कोई अपील किया, खारिज हो गई, या अपील नहीं किया, ठीक, और 30 दिन के अंदर वो पैसे नहीं दिया, तो आप पक्का जान लो कि आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, 100% आपको मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा इसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सीपीसी में डिक्री का एग्जीक्यूशन कितने दिन के भीतर होगा, इसके लिए जो है एग्जीक्यूशन कोर्ट को कोई बाउंड नहीं किया गया है। हो सकता है कि आपका केस 1 साल में निपट जाए, 2 साल में निपट जाए, 3 साल में निपट जाए, लेकिन मिलेगा आपका पैसा, ये 100% आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप लोग को बता दें, बेसिक चीज़ है, इसको नए लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। 3 चीज़ों को हम बताने जा रहे हैं, ज़रा इसको आप लोग प्लेंट, वाद पत्र, दूसरा है रिटन स्टेटमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं लिखित कथन, और तीसरा जजमेंट, निर्णय। देखिए, जो वाद पत्र होता है, प्लेंट होता है, इसको आप लोग एक शब्द में बोलोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ, स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ। हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, वादी का कथन, वादी का कथन। जो दूसरा वाला है रिटन स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट, प्रतिवादी का कथन। चलो देखो, ये दो तो सभी बता लेते हैं, जिसने भी सीपीसी थोड़ी सी पढ़ी है वो सब बताते हैं। ये जजमेंट क्या होता है? देखो, जजमेंट 2 शब्दों से बना है, जज, जब जज लिखेंगे JUDGE, और जब जजमेंट लिखते हैं ई हट जाता है, MENT जुड़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 शब्दों से बना है, जज, जज मतलब न्यायाधीश, और जो EMENT, इसमें जो है MENT आया है, वो क्या है? स्टेटमेंट है। EMNT क्या है? स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं कथन।
तो आज से आप लोग जान लो, जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ जज, न्यायाधीश का कथन, न्यायाधीश का कथन। वादी के कथन को प्लेंट, प्रतिवादी के कथन को रिटन स्टेटमेंट, और जज साहब के कथन को बोलते जजमेंट। तो जो जज साहब स्टेटमेंट देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिसीजन। डिसाइड हो गया, जज साहब ने बोल दिया, इसी को बोलते हैं डिसीजन, न्याय निर्णय। जज साहब ने बोल दिया, वो हो गया न्याय निर्णय। और जो न्याय निर्णय हो जाता है वो सर्वोपरि होता है, वो सर्वोपरि होता है, उसके ऊपर फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब पीटी में खूब पूछा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है जजमेंट का अर्थ। ठीक, ए में लिख दिया निर्णय, बी में लिख दिया न्यायाधीश, सी में कुछ लिख दिया, और कहीं ध्यान रखिएगा डी में उसने दे दिया न्यायाधीश का कथन, न्यायाधीश का न्याय निर्णय। तो जो न्यायाधीश निर्णित कर देगा वो क्या होता है, वही फाइनल माना जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ क्या माना गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वादी ने क्या कहा, प्रतिवादी ने क्या कहा, क्या इश्यूज बना, कौन कौन से गवाह है, किसी की कोई वैल्यू नहीं। जो जज साहब ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, जो डिसाइड कर दिया, उसी को फाइनल माना जाता है, उसी को फाइनल माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा बड़े से बड़े वकील भी मुकदमा हार जाते हैं? बड़े से बड़े वकील भी मुकदमा हार जाते हैं कि नहीं हार जाते, कि हर समय जीते जाते हैं? आ जाते हैं सब। हार जाते हैं। आशाराम बापू की बेल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट गए थे ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट कौन सी थी, सेशन ट्रायल। गुजरात के सेशन कोर्ट के सामने ध्यान रखिएगा, आशाराम बापू की बेल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लॉबी गई थी वकीलों की। बड़े बड़े वकील जिनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे नाम बिकते हैं, क्या किसी ने बेल करा पाया? नो सर। नहीं करा पाया। क्यों? क्या वकील साहब में कमी, कुछ कमी थी? उनकी काबिलियत में कोई कमी नहीं, वो सच में काबिल एडवोकेट है। लेकिन जो न्यायालय है वो किस पे चलती है, साक्ष्यों पर। न्यायालय वकीलों के आर्गुमेंट पे नहीं चलती, साक्ष्यों पे चलती है। हर वकील तो, कोई भी एडवोकेट का आप आर्गुमेंट सुनोगे लगेगा अरे वकील साहब तो सब सही बात कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट चलती है किस पे, एविडेंस पे। जब वो बेल का मैटर आया, जिस बच्ची के ऊपर आरोप लगाया गया, वो आरोप लगा था कि इस बच्ची के साथ इन्होंने ऑफेंस किया है, सारे सीडी, सारे केस डायरी में सब चीज थे, पूरा भरपूर भरा हुआ था। तो आप आर्गुमेंट करते रहो, हम बेल थोड़ी नहीं देंगे। और पहला ऐसा केस था विदाउट बेल कन्विक्शन हो गया। आशाराम बापू को ध्यान रखिएगा,